नमस्कार, मैं जगभूषण शर्मा। आज हमारा जो वीडियो है, आज का वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि इसमें हमने 3-4 बिंदुओं पर चर्चा करनी है। और सबसे पहले जो बिंदु हम ले रहे हैं वो अर्थव्यवस्था और किस तरह से जो नौकरियों पर खतरा मंडरा रहा है, जो युवा वर्ग है हमारा, जो प्रोफेशनल्स लोग हैं, जो पेशेवर लोग हैं, उनकी नौकरियों पर कैसे खतरा मंडरा रहा है। वैश्विक स्तर की समस्या है, उसमें भारत भी इन्वॉल्व है। तो हम समझते हैं, मतलब आइए समझते हैं कि ये किस तरह से समझा जाए। एक तो हमने वीडियो बनाया था कि जो हमारे भारत के मुख्य सलाहकार वेंकट अनंत नागेश्वरन है, इन्होंने एक लेख लिखा था 1 फरवरी को, ठीक है जी। तो उसमें बताया गया था कि जो भारत के एंटरप्रेन्योर हैं और उद्योगपति हैं, उन्हें जो है विश्वास जो है वो कम हो रहा है। और ये घटता विश्वास है, इस जो ये चलन है या जो ये समझा जा रहा है, इसको समाप्त करना होगा, ये जिम्मेदारी सरकार की है। ऐसा उन्होंने लेख में बयान करके इसे शुरुआत करके उन्होंने पूरा लेख किया, वो उस पर हम वीडियो बना चुके हैं। और अब एक लेख और छपा है, वो है AON कंपनी है, ये ब्रिटिश अमेरिकन प्रोफेशनल सर्विसेज से संबंधित है और इसके कंसल्टेंट हैं ओलिमिता रॉय। इन्होंने लेख लिखा है और इसमें बड़ी चेतावनी सी समझ लीजिए कि लेख में कि किस तरह से उन्होंने कहा है कि ए डिफरेंट वे फॉरवर्ड, यानी अब आगे का जो रास्ता है वो एक भिन्न प्रकार का है, अलग ही है। उसे कैसे समझें, ठीक है जी। इन कल्चर दैट इक्वेट्स प्रोडक्टिविटी विद पर्पस, एक ऐसा चलन जिसमें उत्पादकता है वो उद्देश्यपूर्ण हो। और ऐसे में अगर जब नौकरियां जाएंगी तो क्या होगा, इस सवाल के साथ उन्होंने ये शुरू किया है। तो आइए समझते हैं कि वो किस तरह की चेतावनी जो है, जो पेशेवर लोग हैं उनको बता रहे हैं। हालांकि कुछ लोग ऐसे थे कि उन्होंने ये मान लिया था कि कोविड के बाद जो है स्थिरता आ गई है, तो उनको वो कह रहे हैं कि अब ये देखिए कि आप पर किस तरह से जो नौकरी खाने वाला प्रेत है, उसका जो एक लंबी छाया है वो आपके ऊपर पड़ रही है। इसको समझने की कोशिश करें। यहाँ तक कि जो बड़े जो कंपनियाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हैं, जिन्हें हम मल्टीनेशनल कंपनीज कहते हैं, उनमें बिग टेक, मेटा, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, यहाँ तक कि गूगल, इन्होंने भी जिस तरह से जो लागत की अपनी लागत को कम करने के लिए एक जो प्लान चुना है या योजना बनाई है, उसको समझने की ज़रूरत है। और इसी की वजह से जो अब आने वाले समय में जो नौकरियां जाएंगी, ठीक है जी। और ये उन्होंने कहा था कि अब शुरुआत, बल्कि मैं आपको बता दूं थोड़ा सा कि 2025 के शुरुआती महीनों में ही ये खतरा जो है मंडराना शुरू हो चुका है, ये उन्होंने लिखा है। 2024 में एक गिरावट का ऐसा संदेश बहुत साफ था, ठीक है। लेकिन अब 2024 तो निकल गया है, 2025 का जो जिन हालात पर चर्चा हो रही है हम उसकी बात कर रहे हैं। तो हमने आपको बड़ी जो मल्टीनेशनल कंपनियां, उनके चलन के बारे में थोड़ा सा जिक्र किया। ये जो कॉरपोरेट सेक्टर की कठोरता जिसे कहते हैं ना, कि एक रूथलेसनेस जिसे हम कहते हैं अंग्रेजी में, वो सामने आ रही है, ठीक है जी। अब इनकी सख्ती से जो इफेक्ट पड़ना है, जो असर होना है, उसको हमने समझना है कि क्या होने क्या वाला है। इस लेख में लेखिका जो है ओलिमिता रॉय, वो साफ लिखती हैं कि हमने स्वयं को अपने मतलब उन्होंने थोड़ा सा ये जिक्र किया है। यहाँ ओलिमिता रॉय ने एक जिक्र और किया है कि कहते हैं कि एक दौर गया है कि जब हम अपने व्यवसाय से, यानी हम जहाँ सर्विस करते हैं या अपने पद जो हमें मिला हुआ है उससे परिचय देते थे कि हम यहाँ इस कंपनी में हैं या इस सरकारी नौकरी में हैं। और जैसी हमारी जो सैलरी में वृद्धि होती थी, प्रमोशन होती थी, तो उससे हमारा जो एक जो सामाजिक ढांचा है वो हमारा एक मजबूत दिखाई देता था, उसमें जिसे कहते हैं कि आदमी की प्रतिष्ठा बनती थी। लेकिन अब वो चलन समाप्त हो रहा है, ठीक है जी। अब वो दौर अब पीछे छूट गया है, ये उन्होंने इसमें बयान किया है, ठीक है। अब समझना, मैं फिर कह दूं कि जिस तरह से ये कॉस्ट की जो कम करने की, यानी जो लागत कम करने की कोशिश है, किन की है, जो बड़ी कंपनी है। और ऐसे में जो नौकरी पेशा लोग हैं, जो पेशेवर लोग हैं, प्रोफेशनल लोग हैं, उनका क्या होगा, ये बड़ा सवाल है। यहाँ पर भी हम मोदी जी और हमारी भारत सरकार खूब कह रही है जी 2047 में हम तो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं ना, वो नारा नहीं है, हर पल उसको जीना है साथी, सबको साथ लेना है। पूर्ण विकसित होगा। चलो विकसित होगा तो देखेंगे जब जैसे भी होगा। अब ये सारी जो पिछली जो कमियां हैं जो मैंने आपको बताया, जो 2019 में जिस तरह से उन्होंने कोविड के बाद का, 19 में तो नहीं,
कह सकते हैं आप कि कोविड के बाद की एक सोच पैदा हो गई थी कि स्थिरता आ गई, तो वो तो समाप्त हो चुकी है। तो थोड़ा सा और समझते हैं इस बात को कि जो लेखिका हैं वो कहना क्या चाह रही हैं। वो ये कह रही हैं कि अब जो लो परफॉर्मेंस पे छटनी होगी। जो हमने बयान किया कि पीछे जो हमारी एक दौर गुजरा है कि जब कोई नौकरी में युवा जाता था या कोई भी, तो वो अपनी सैलरी की वृद्धि होती है या उसकी जिस पोस्ट पे वो काम कर रहे हैं प्रमोशन मिलती है, सैलरी में वृद्धि होती है, तो इसको लेकर समाज में अपना परिचय देते थे कि मैं यहाँ हूँ, जैसे तरह से वो एक मान सम्मान या प्रतिष्ठा का या स्वाभिमान का एक वो कहते वो कहानी अब घिसी पिटी हो गई है। अब वैश्विक अर्थव्यवस्था में जिस तरह से खिसक रही है ज़मीन, इसके ऊपर उन्होंने चर्चा करते हुए आगे बताया कि सिलिकॉन जो क्षेत्र है ये है अमेरिका के उत्तरी कैलिफोर्निया के सान फ्रांसिस्को का जो सदर्न बे है, यानी जो वहाँ पे दक्षिण खाड़ी है ना, तो वहाँ के क्षेत्र में यहाँ में जो सिलिकॉन क्षेत्र है, और यहाँ पर जैसे औद्योगिक क्षेत्र है ये पूरा, इसमें टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप वाले जो बहुत सारी जो कंपनियां हैं यहाँ पर मौजूद हैं। और ट्रंप ने जो दूसरी बार जो आए हैं उन्होंने जीतते ही ये कहा था कि मैं सिलिकॉन की काया पलट करूँगा, और उधर उनका पूरा जोर है। ये इस लेख में बयान किया गया है, ये हमें समझने वाली बात है। तो वहाँ ऐसे में जो टेक्निकल लीडर्स हैं उनकी विचारधारा क्या है। वो कहते हैं कि अब एक तो रेगुलेटरी और सिक्योरिटी, इस पर पूरा ध्यान दो, ठीक है जी, इसके प्रति सावधान हो जाओ। और कार्य क्षमता के प्रति, यानी एक प्रोफेशनल है उसकी कार्य क्षमता देखो कैसे, अगर आपने किसी को रेगुलेटरी या सिक्योरिटी देनी है तो सबसे पहले आप कार्य क्षमता को पहचानेंगे सबसे। और जो तकनीकी लीडर्स हैं, जो टेक्निकल जो लीडर्स हैं जी, है जी, जो नेतृत्व कर रहे हैं, यूँ समझ लीजिए अग्रसर हैं जो, तो वो भी बड़ी उत्सुकता के साथ, बड़े जोश के साथ जो प्राथमिकता जो दे रहे हैं, जो कंपनी की जो प्राथमिकता है, ठीक है जी, उनके साथ वो खड़े हो गए। कंपनी की जो प्रशासनिक प्राथमिकता है उनके साथ वो खड़े हो गए हैं। ये साथ में साफ ही बात है कि अगर आप वो, अब यहाँ पर मैं आपको बात बताता हूँ कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट याद आता है। ये डार्विन की थ्योरी नहीं है, तो डार्विन ने तो वैसे लिखा था, उनके फ्रेंड थे, उन्होंने ये कहा था कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। अब सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट को कैसे समझें, कैसी फिटनेस आप चाहते हैं, शारीरिक, मानसिक, वेल्थ की तो तब होगी जब कमाएंगे। एक देखो पूरे हमारे जो समाज में, मानव समाज में बात करूँ मैं, वैश्विक स्तर पर दो ही वर्ग हैं, एक संपन्न है और एक विपन्न है, यानी एक गरीब है और एक अमीर है। और ये हमेशा से दो के बीच में एक संघर्ष रहा ही रहा है। अगर कार्ल मार्क्स सामने आए तो वो इस करके आए थे कि एक तरफ श्रम दान दिया जाता है और एक तरफ पूंजी लगती है, तो जो श्रम दे रहा है उसके भी जो इन्वेस्टमेंट है, जो उसकी लागत है, उसको आप उसके हिस्से को आप बराबर दो। एक तो बात ये उस कार्ल मार्क्स ने कही थी, और दूसरा उन्होंने ये कहा था कि जो मनुष्य के मानव समाज में प्राथमिकता है वो भौतिकवाद की है, और वो आज जिंदा है। कार्ल मार्क्स को लाख गालियां दे लो, लाख मार लो, धिक्कार लो, लेकिन उसका सिद्धांत आज जिंदा है। भौतिकवाद का कौन गुलाम नहीं है, भौतिकवाद के पीछे कौन नहीं भाग रहा, आप ये देखिए, ठीक है। इस पे आगे चर्चा करेंगे, हम अपने बिंदु पर आ जाते हैं। और आगे जो लेखिका लिख रही हैं कि हाल ही में जो लो परफॉर्मेंस, जिनकी जो कार्य क्षमता थोड़ी कम रही, उनको मेटा कंपनी ने किस तरह से छटनी करी है, और जितने लोगों की उन्होंने छटनी किया और कुल जो वर्क फोर्स है उसके 5% पर उसका असर पड़ा है। ये एक बात तो ये है। एक मार्क जुकरबर्ग है। मार्क जुकरबर्ग 40 साल के युवा हैं और ये सोशल नेटवर्किंग के फाउंडर हैं, अरबपति आदमी, ठीक है जी। यहाँ जो युवा हैं देखो किस तरह से, उस पर भी बात करेंगे कि बेरोजगारी, अगर भारत की आर्थिक स्थिति या भारत की जो रोजगार देने की क्षमता होती तो अमेरिका से जंजीरों में बंद कर वापस हवाई जहाज से ना आते। कुछ गलत होंगे लोग, कुछ वो भी हैं, तो जो कबूतरबाज, वो जो आजकल एजेंट जो पैदा हुए, जिन लोगों ने 60-60, 5-5, 25-25 लाख या जिनसे लेकर और उनको एक किस्म के एक नर्क में धकेल दिया और बेइज्जत होकर वो जिस तरह से वापस आए हैं, तो ये जिम्मेदारी किसकी है? सरकार को कोई अफसोस नहीं होना चाहिए इस बात पर। तो बंदा दीवार क्रॉस कर लेंदा है ना।
ਉਹ ਦੀਵਾਰ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦਾ ਸਮਾਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਗ ਆ ਸਾਰਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਦੀਵਾਰ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਗਏ ਨਾ, ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਘੜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਆ, ਬੈਗ ਬੂਗ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਆ, ਜੇਬ ਤੋਂ ਸਿਗਰਟ ਬੀੜੀ ਕੁਛ ਵੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਲਵਾ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਉੱਥੇ ਫੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ सिर्फ ड्रेस एक ही रहन देती है। तो जिस तरह से ये इस करके हुआ कि देश में बेरोजगारी है, हर एक कोई अपने जीवन में उन्नति चाहता है, हर एक कोई अपने जीवन में थोड़ी मान प्रतिष्ठा और पैसा कमाना चाहता है, इस करके वो भागते हैं। ठीक है जी। तो अब ऐसे में सरकार को नहीं सोचना चाहिए, आप 2047 में विश्व गुरु बनोगे, पूर्ण विकसित भारत की अब चर्चा करोगे, एक पीढ़ी बदलने वाली है, कौन जिंदा रहेगा उस वक्त, कौन नहीं रहेगा, कैसा होगा, वो अलग बात है। लेकिन फिलहाल हम आ जाए वर्तमान स्थिति में क्या है। ठीक है जी। मार्क जुबर्ग का उन्होंने, मैंने जैसे आपको बताया कि वो 40 वर्ष के अरबपति युवा हैं। अब वो उन्होंने एक विचार अपना दिया है कि जो कार्यस्थल है, ठीक है जी, उन्होंने जोर दिया है कि वैचारिक बदलाव जो है वो उन्होंने दिया मैस्कुलिन एनर्जी पर, जिसे अदृश्य शक्ति कहा जाता है। वैसे मर्दाना आप शक्ति, मैस्कुलिन का मतलब यही है कि जो पुरुष शक्ति है उसकी बात पर, इस पर उन्होंने ध्यान दिया। अब ये क्या किस तरह से ध्यान दिया ये अलग बात है कि वहाँ पर कम होने चाहिए ज़्यादा होने चाहिए, अलग पहलू है, बात करेंगे। दूसरी ओर मल्टीनेशनल कंपनी अल्फ़ाबेट, उन्होंने एक और स्कीम निकाल दी। यहाँ पर गवर्नमेंट में क्या देते हैं ना, प्राइवेट में भी क्या देते हैं, गवर्नमेंट में भी क्या देते हैं, वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लो। ठीक है जी। वहाँ पर वॉलंटरी एग्जिट की बात करिए कि आप स्वेच्छा से छोड़िए। ठीक है जी। ये अल्फ़ाबेट कंपनी है, सभी जानते हैं कि इंटरनेशनल जो मल्टीनेशनल कंपनी है उसने ये एक स्कीम जारी करी है। तो नौकरियों की हालात तो ये हैं। तो इस पर अगर आप आज भी दावा करो, अपने देश की जो स्थिति है इस पर भी चर्चा करेंगे। मैं पूरी कोशिश करूंगा। देखो हमारे पास साधन है कम, हमारे पास वो सोर्सेज भी कम है कि जहाँ पे हम तथ्य निकालें, जहाँ से तथ्य ये पूरी रिपोर्ट्स वगैरह, हालांकि छांटने में निकालने में बहुत वक्त लग जाता है, बहुत अध्ययन करना पड़ता है, इसकी स्टडी करनी पड़ती है, तब जाके ये वीडियोज़ बनते हैं। तो अब 2-3 हम जो है लोगों की यहाँ पर उनके क्लिप की मदद लेंगे। प्रसून वाजपेयी साहब हैं, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, सभी जानते हैं। हमारे देश में तो कोई शायद ही ऐसा होगा जो ना जानता है। रवीश का ऑफिशियल है, रवीश कुमार को कौन नहीं जानता, विश्व प्रसिद्ध हैं वो तो। और knockingnews.com में विशिष्ट हैं अब उनकी। इन 3 लोगों की हम क्लिप कोशिश करते हैं आपसे साझा करें कि ये वर्तमान स्थिति में किस तरह से जो आपका शेयर बाजार है ये कैसे ढह रहा है, और जो नौकरियों के हालात हैं वो क्या हैं, और किस तरह से ये छोटा छोटा वो क्लिप हम कोशिश करते हैं आपको साथ साझा करें। क्योंकि हर एक कोई करोड़ों तक कोई भी पहुंच जाए, कहीं पे पहुंच जाए, लेकिन 140-45 करोड़ की आबादी में हर जगह तक नहीं पहुंच सकते। तो हम अपनी कोशिश अपने करते हैं कि कुछ जानकारी आपसे साझा करें। हम तो क्या कहते हैं, नक्कार खाने की तूती सी समझ लीजिए। तो हमें सुनने वाले कौन होंगे वो बात एक अलग है, लेकिन फिर भी जो कुछ है हम सही दिशा में काम करें, ये हमारा एक प्रण है, एक निश्चय है। तो पहले बिंदु का हमने आपसे चर्चा की कि किस तरह से जो है, जो हमारे पेशेवर लोग हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, इन पर जो नौकरियां जाने का खतरा 2025 के शुरुआती महीनों पे मंडराना शुरू हो चुका है, इसको आप समझने की कोशिश करो। तो इस जो हमने शुरुआत, हमारा बिंदु है वो यहीं पर है कि आपको बता दें कि जो AON कंपनी है, ये ब्रिटिश अमेरिकन प्रोफेशनल की आप कह सकते हो सर्विस फर्म है। तो इसकी कंसल्टेंट हैं ओलिमिता रॉय। उनके लेख का हमने आपसे जिक्र साझा किया। उन्होंने बताया कि किस तरह से जो नौकरियां जाने वाली हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं कि जो पत्रकारिता पर लोगों का थोड़ा भरोसा कम हो रहा है, उसके बारे में जो टॉम गोल्डस्टीन है, इन्होंने क्या लिखा है। टॉम गोल्डस्टीन के बारे में हम आपको बता दें कि ये OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी सोनीपत है, उसके जो फाउंडिंग ये डीन है। और इसके अलावा ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क और कैलिफोर्निया बर्कले में कार्यरत है। बहुत सारी किताबें लिखी हैं और इन्होंने एक लेख इनका एक छपा है 8 फरवरी को। तो उसमें लिखा है कि इन्होंने विनिंग बैक पब्लिक ट्रस्ट, लोगों का विश्वास है, उसे जीतने के लिए क्या करना होगा। ठीक है जी। जर्नलिज्म मस्ट फाइंड मिरियड वेज टू इम्प्रूव। फॉर स्टार्टर्स एम्ब्रेस फैक्ट चेकिंग। जो शुरुआत करने वाले लोग हैं उन्हें फैक्ट चेकिंग पर इनको अपनाना होगा। और रही बात जो पुराने काम कर रहे हैं, तो उनको अलग बहुत सारे तरीकों से जो है अपने जो विश्वास को स्थापित करना होगा। तो ऐसा इन्होंने लबोलवाब अपने लेख में दिया है। तो हमने एक वीडियो बनाई थी जो कि इटली के फासिज्म से संबंधित थी। यहाँ मेरे पास डिस्कवरी
नेहरू जी की लिखी हुई पुस्तक है डिस्कवरी, बहुत मशहूर है, सभी जानते हैं। तो इसका एक चैप्टर है द वॉर फॉर डेमोक्रेसी। इस चैप्टर में नेहरू जी ने जिक्र किया है फासिज्म और नाजिज्म का। नाजिज्म और फासिज्म ने किस तरह से कुल विश्व का बेड़ा गर्क किया, और उसके कुछ साल उन्होंने लिखित किए हैं। इस पर हम लंबी चर्चा तो बाद में करेंगे, आपको मुख्तसर तौर पे मैं बता रहा हूँ कि 7 साल चीन के बर्बाद हुए थे, यूरोप और अफ्रीका के 4.5 साल के करीब, और 2.5 साल जो विश्व युद्ध के बीच में इसका वर्चस्व रहा। इस तरह से अलग अलग, और आज जो स्थिति है, और वो कह रहे मैं उस वक्त जेल में था, ठीक है जी। और आज ज़रूरत, फिर मैं कहता हूँ कि जिस तरह से उन्होंने ट्रंप को बताया कि किस तरह से झूठ बोल के, अब झूठ और सच का आज जो है आमना सामना हो रहा है, समझना लोगों ने है। आज बहुत सारी बातें हैं, बहुत जो हम वाक संयम की बात करते हैं, और उस पर भी हम थोड़ा सोचें तो देखना ये होगा कि कोई भी अगर बोलता है या कोई भी सरकार के प्रति सवाल पूछने की कोशिश करे या जो कुछ है, तो ये ट्रोल करना शुरू कर देते हैं, वीडियो वायरल हो जाएगी, कुछ बनाने, गालियां देनी शुरू हो जाती हैं। ये एक अलग ग्रुप है जो कर रहा है काम, भाई दे लो गालियां। मेरा तो एक ये अपना ज़ाती तौर पे ये मानना है कि गाली देने वाला जिसको गाली देता है, मान लिया माँ बहन की करता है, माँ की, बहन की, ये जो भी है, दुनिया भर के जितना गंद बोल सकते हो बोलते हो। अब सवाल ये है कि जिसको गाली दी जा रही है, नारी की कहें, माँ बहन की कहें, जो शारीरिक संरचना है वो वही है जो गाली देने वाले की है। अगर उसको माँ बहन की गाली देता है तो वो ज़रा सोच के घूम के देखे कि उसके माँ या बहन की जो शारीरिक संरचना है वो क्या है, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, उसका मरना कैसे होगा। जैसे सब मर रहे हैं वैसे उसी ने मरना है, हमने भी मरना है, सब ने मरना है, ठीक है जी। ये गाली देने का जो चलन और इतने खुली छूट से दी जाती है, तो इस पर अंकुश क्यों नहीं लगता? कौन देख रहा है इसको, ये पूरा तमाशा, और कौन खुश हो रहे हैं, और इससे हो भी क्या जाएगा? दे लो 50 गालियाँ दे लो, रोज़ दे लो, जिसको भी देनी है दे लो, उससे होना भी क्या है? सवाल ये है कि आप में ये क्षमता तो है नहीं कि आप, जैसे अभी टॉम गोल्डस्टीन ने कहा है कि आप फैक्ट्स फाइंडिंग करो, चयन करो, वो तो क्षमता है नहीं आपकी। हम आपको कुंभ में जो कुछ हुआ उसके ऊपर भी एक संत हैं जो कि इसके हनुमान पीठ से जुड़े हुए हैं, उनके बयान सुनाते हैं। शास्त्र किसी तरह के 144 वर्ष के समीकरण का प्रतिपादन नहीं करते, जहाँ तक मेरा ज्ञान है। कुछ कोई असाधारण बात हो, मुझे नहीं पता हो तो मैं नहीं जानता, पर जो मैं समझता और जानता हूँ, ये एक बौद्धिक युक्ति है जिसे आप अनंत काल तक दोहराते रह सकते हैं। ये वस्तुतः एक प्रमेय है, और वो प्रमेय ये है कि कुंभ 12 वर्ष में एक स्थान पर दोबारा आता है। ऐसे 12 कुंभों का एक समूह यदि आप गुजार दें और 12 गुणे 12 कर दें तो संख्या क्या बनेगी? 144। ये एक युक्ति है जो बड़ी चतुराई से रख दी गई है कि ये 144 वर्ष पर आने वाला कुंभ है, इसलिए बहुत महान है। हर कुंभ 144 बार हो सकता है, क्योंकि कुंभ की 12 आवृत्तियां आप कर दीजिए, वो 144 बन जाता है। इसके अलावा इसका कोई अर्थ नहीं है। और एक बात ध्यान देनी होगी, सनातन धर्म अवधारणाओं और विचारों पर आगे बढ़ता है, गणितीय प्रमेयों पर नहीं बढ़ता है। ये ज्योमेट्री का और अंकगणित का, बीजगणित का खेल नहीं है। चूंकि माघ एक महीने का जो यहाँ प्रवास होता है वो सर्दी में होता है, और तब नदी में जल बहुत घट गया होता है, और दोनों नदियों का जो सम्मिलित प्रवाह है वो देखने के लिए हमको वहाँ जाना पड़ता है, जो क्षेत्र संगम नोज कहलाता है। जब महाकुंभ लगता है तब भी माघ में ही लगता है। तो जो प्रयाग स्नान करने का सबसे बड़ा अवसर है वो कभी भी भरी हुई नदी में होता ही नहीं है। इसलिए एक रूढ़ ही हमारे भीतर आ गई कि ये इधर जो फाफामऊ की ओर से आ रही है गंगा, और उधर जो नैनी ब्रिज से आ रही है यमुना, ये दोनों क्षेत्र गंगा और यमुना के हैं। वस्तुतः संगम का क्षेत्र वो है जो संगम नोज के द्वारा जाना जाता है। मैंने लिख करके आग्रह किया है, और उसमें जो जिम्मेदार लोग हैं उनको टैग किया है फेसबुक पर, ट्विटर पर, कि आप दया करें और इस भ्रांति का निवारण करें कि कोई संगम नोज जैसी जगह होती है। इस भ्रांति का जो नुकसान है वो हम लोगों ने वह दारुण देख लिया। शास्त्रों के आधार पर चलें, तीर्थ क्षेत्रों का एक पौराणिक भूगोल परिभाषित होता है सभी जगह, जहां पुराण कहते हैं, जहां शास्त्र कहते हैं कि यह तीर्थ इतने क्षेत्र में है। हम जब उसे देखेंगे तो मत्स्य पुराण कहता है प्रतिष्ठानपुरम, झोंसी से लेकर के नागवासुकी पर्यंत जो क्षेत्र है यह प्रजापति की वेदी है। कहीं इसे 3 अग्निकुंडों वाला, कहीं इसे 5 अग्निकुंडों वाला संगम क्षेत्र कहा गया है। इसमें कहीं भी स्नान करता हुआ व्यक्ति संगम में ही स्नान करता हुआ व्यक्ति है, ऐसा ही समझना है। यही शास्त्र का पक्ष है। मायने क्या है, वास्तविकता क्या है, और किस पर झगड़ा हो रहा है। कुप्रबंधन को सबने माना है कि किस तरह से आज गाड़ियों के शीशे जो एक्सप्रेस गाड़ियों के शीशे तोड़े जा रहे हैं,
बैठने की जगह नहीं गाड़ियों में, खड़े होने की जगह नहीं है, ये कुप्रबंधन नहीं है तो क्या क्या कहलाएगा ये। तो कुंभ मेले को भाई आपकी आस्था आस्था है, दूसरे की आस्था भी तो हो सकती है। तो गाली गलौज करने से कोई समाधान नहीं है। अपने मन को आप जिस तरह से जैसे कह रहे हैं कि तुष्टिकरण, तो आप भी तुष्ट कर लो। सच्चाई गाली देने से दबने वाली नहीं है, मरना सब ने है। बड़े बड़े आए फन्ने कहाँ सब चले गए, कोई नहीं है दुनिया में। लेकिन अगर तर्क शक्ति है, अगर आप कोई विचार अपना रखना चाहते हो तो उनके बरक्स अपना विचार रखो। तो गाली गलौज करने से क्या फायदा होगा। तो ये एक चलन जो स्थापित हो रहा है, ये चलन हो चुका है दूसरे शब्दों में, तो इसको समझना इसी समाज ने समझना है, गाली खाने वाले ने भी और गाली देने वाले ने भी। अब देखना ये है, बड़ी लंबी चौड़ी भारतीय संस्कृति की दुहाई देने वाले में क्या भारतीय संस्कृति में ये था कि दूसरे को गाली दो, ये भारतीय संस्कृति का नहीं है, ये नस्लवादियों का है। जो नस्लवाद में चलने वाले लोग हैं, ये उनका चलन हो सकता है, भारतीय चलन ये नहीं है। तो हम और भी चर्चा करेंगे और कोशिश करेंगे अलग अलग पहलुओं पर बात करने की, क्योंकि आज जो वर्तमान जो हमारे जो स्थिति है, राजनीतिक स्थिति जैसे कहें, अवस्था कहें, वो बहुत नाजुक हो चुकी। मैंने नौकरियों के बारे में बता दिया, मैंने आपको जो मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं उन्होंने क्या कहा सरकार को, सरकारी एजेंसियों के बारे में, लो ट्रस्ट के बारे में, ये भी हमने वीडियो बनाया। गाली गलौज करने से, अपशब्द इस्तेमाल करने से या दूसरी तीसरी, इनसे कुछ नहीं होने वाला। दे लो भैया, जिसको देनी है दे लो, लेकिन जिसने जो करना है, अगर देखिए कहते हैं मन जीते जग जीत वाली बात आ जाती है। किसी का मन जीतना हो तो फिर मन जीत के दिखाओ ना, तर्क करके अपने तर्क शक्ति लाओ सामने, अध्ययन करके बताओ कि ये नहीं, ये ठीक है, अपने आप मानेगा बंदा। तो हमारी जो ये वर्ग है जो बहुत उग्र है और जो उत्तेजित है, जो गाली गलौज या इसमें विश्वास रखता है, उनसे भी हमारा ये निवेदन है कि वो जरा सोचो, हमारी उत्पत्ति सबकी नारी से हुई और इसी तरह जो जैसे सब मरते हैं वैसे हमने मर। इस चीज़ को रख के आप में अगर वाक शक्ति है, आपका इतना कैलिबर है, ठीक है जी, तो आप आइए सामने, तर्क करो, फैक्ट्स लाओ। आज तो सवाल इस वर्ग का नहीं है जो गाली गलौज कर रहा है। सवाल आज हम देखते हैं कि सदन में भी देखो किस तरह से अपशब्दों का इस्तेमाल होता है। कैबिनेट उसमें सॉरी अपना जो असेंबली है, इसमें भी देखा जाता है, कॉलर तक पकड़े जाते हैं एक दूसरे के। तो ये जो चलन है, ये कोई सभ्य चलन नहीं है, भद्रता नहीं है, ये शिष्टता नहीं है। तो समाज में मतभेद रहेंगे, आपको मैं बता दूं, डुअलिटी पर पूरा जो जीवन है आधारित है, डुअलिटी पर। और इस द्वंद्व पे ही हमने चलना है। किसको क्या अच्छा लगता है वो एक पक्ष है, किसी का कत्ल भी कर दोगे, गला भी काट दोगे, लेकिन उसके विचार को आप नहीं मार सकोगे, ये याद रखें। दोस्तों, जैसा कि हमने पहले कहा था कि हमारा ये जो वीडियो है थोड़ा लंबा होगा, क्योंकि इसमें 2-4 जो बिंदु हम ले रहे हैं वो अलग अलग हैं। और आप जानते हैं कि बहुत सी किताबें ऐसी हैं जो अंग्रेज़ी की हैं, अंग्रेज़ी से फिर हम उसका तर्जुमा करते हैं हिंदी में, और कोशिश ये रहती है कि त्रुटि ना हो भी सकती है, ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि इंसान है, गलती होती है। और हम जो अब चर्चा करेंगे 2-3 बिंदुओं को आज भी लेके कर रहे हैं। हम पहला बिंदु तो ले रहे हैं कि वो ये है कि द इलीगल इमिग्रेशन इशू है, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा एक ये कहना चाहेंगे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जो देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, क्या 21वीं सदी में वो, या 21वीं शताब्दी में हम कहें, 21वीं शताब्दी में सच में ही वो असंदर्भित हैं? ये सवाल है। मेरी मुराद है उन लोगों से जो अध्ययनशील हैं, जो चिंतनशील हैं, जो राजनीतिक उस पर विचार करते हैं, क्या सच में ही असंदर्भित हैं, और अगर हैं तो क्यों हैं। लेकिन हम एक इतर दृष्टिकोण से हम उनको आज उनकी चर्चा करेंगे कि वो संदर्भित कितने हैं और आगे भी रहेंगे। ठीक है जी, कहने वाले अपना अपनी सोच है, जैसे मर्जी कहिए, लेकिन हम थोड़ा सा इशारा करेंगे आपको कि उनको असंदर्भित क्यों कहा जाता है, ये भी इशारा करेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम आते हैं उस मुद्दे पर जो इंडियन एक्सप्रेस के जो डिप्लोमेटिक एडिटर है शुभजीत राय, उन्होंने एक लेख लिखा है द इलीगल इमिग्रेशन इशू, और उन्होंने आधार जो बनाया वो फॉरेन पॉलिसी और जो है स्ट्रेटजी, इसको बनाया है। इसको ध्यान में रखते हुए वो जिक्र करते हैं, 3 फरवरी को ये लेख छपा था। उन्होंने कहा है कि जो भारत के अधिकारी हैं, उच्च अधिकारी हैं, इनकी यूएस वार्ताकारों से बात हो चुकी थी कि जो भी अवैध वहाँ पर अप्रवासी हैं उनको वापस लेने को वो तैयार है। एक बात तो ये, ठीक है जी। और दूसरा जो ये प्राथमिकता इसमें ये हमने प्रक्रिया सुनिश्चित नहीं करती कि इसके साथ अगर वो अप्रवासी को वापस ले रहे हैं ये, लेकिन ये प्रक्रिया यह सुनिश्चित नहीं करती कि जो लीगल वहाँ पे रह रहे हैं प्रवासी, उनको किसी तरह से प्रभावित करेगी या उनको किसी तरह से वो एक ये क्लियर कट यहाँ पर लिखा गया है। वहाँ एक इस चीज़ का भी वो कहते हैं कि शुभजीत रॉय ये कहते हैं
कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ट्रंप के बीच में जनवरी के आखिरी सप्ताह में, यानी 3 फरवरी का ये लेख लिखा गया है और एक सप्ताह पहले का वो जिक्र कर रहे हैं कि वो जनवरी का लास्ट ही बनता है। तो जनवरी के आखिर में ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बीच में लंबी वार्ता हुई है, टेलीफोनिक। ठीक है जी, एक बात तो ये है, और क्या बात हुई है वो अलग मुद्दा है। लेकिन साथ ही वो ये भी कहते हैं कि जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, ये भी बैक टू बैक इनके 2 दौरे, जो 2 विजिट हुए हैं यूएस में, दिसंबर या जनवरी का कह लो कुछ इस तरह से, और इनकी मुलाकात होती है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से और नेशनल जो उनके सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं उनसे, मार्क वॉल्ट्स हैं और मेराको रूबियो, इस तरह के 2-4 और भी हैं जो सीनियर वहाँ पे, वो ट्रंप की दूसरी जो पारी है उसके जो सीनियर उस नए हैं उनसे उनकी मुलाकात हुई है। ये तर्क वहाँ पे छपा है शुभजीत राय द्वारा एस जयशंकर। बड़ी बात ये है कि जब ये बात हो रही थी, टेलीफोनिक बात हुई, तो वहाँ के पत्रकारों ने डोनाल्ड ट्रंप से पूछा कि क्या मोदी जी अप्रवासी, जो इलीगल अप्रवासी हैं, उनको वापस लेने के लिए वो उन्होंने अपनी सहमति व्यक्त कर दी है। तो यहाँ ये सवाल करने और इनका जवाब देने के बाद वो वाइट हाउस चले जाते हैं, लेकिन उनको ये जवाब देते हुए कहते हैं कि मोदी जी इज़ ए राइट पर्सन, वो ठीक आदमी है, वो ज़रूर इस पर कुछ सही सोचेंगे। ठीक है जी, और ये उन्होंने कहकर वो अपना वाइट हाउस चले। अब क्या सोचना है किसने, ये सबके सामने प्रत्यक्ष है। अब इतना तय है, इस लेख से ये पता चलता है कि ये सब कुछ ऑलरेडी कहीं ना कहीं इंगित हो चुका था कि ये वापस आएंगे। अब सवाल ये भी नहीं है कि ये वापस, अब 20,000 लोग अब भी आने हैं वापस, 1900 कल आ रहे हैं, यानी 15 तारीख को, जो अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 15 को या एक आध दिन में ये आने वाले हैं। 1900 लोग और भी आ रहे हैं अप्रवासी। इनका कसूर क्या है? इनका कसूर ये तो ठीक है कि वहाँ पे वो दूसरे देश में जाके उन्होंने अवैध प्रवेश किया, उनके डॉक्यूमेंट नहीं है पूरे। लेकिन आधार क्या था? आधार ये है कि अपने देश में नौकरियाँ नहीं है। आधार ये है कि यहाँ पर जो है रोज़गार नहीं है एक सम्मानित जीवन जीने के लिए। देखिए बाहर, अब सवाल ये होता है कि अपने देश में काम करो, मेहनत करो, अपने देश में मेहनत करें, काम करें, सब कुछ करें, उसके बाद यहाँ पर जो जिस तरह से व्यवहार होता है वहाँ कम से कम चलो एक बेगाने देश में, एक तो कम उनकी जो मेहनत है, उनको ये ऐसा विश्वास है उन लोगों का कि मेहनत ठीक मिलती है। यहाँ तो शोषण होता है, मेहनत भी ठीक नहीं मिलती और उसके बाद दुत्कार भी होती है, और लाला जो कल्चर है अब उनका तो आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि किस तरह से होता है। किसी को भी कहते हैं कल से मत आना। और इसी में आप सुनेंगे, हमने आगे पहले पार्ट में आप सुनेंगे कि किस तरह से अब नौकरियां जाने वाली हैं, इसका हम जिक्र कर चुके हैं, वो भी आप सुनेंगे। तो कहने का मकसद ये है कि ये जो आर्टिकल छपा है कि इलीगल इमिग्रेशन से जुड़ा हुआ, ये खुलासा इस बात का मोटा मोटी कर रहा है कि आंकड़े भी दे रखे कि कितने लोग वापस आने हैं अभी। तो इस बात को हमें थोड़ा सा समझना होगा अच्छी तरह से कि हम इधर उधर की बातें बहुत करते हैं। मूल कारण ये है कि यहाँ पे रोज़गार नहीं है, और यहाँ से वो लोग जो गए हैं, कोई किसी ने 25 लाख कर्ज लिया है, किसी ने 60 लाख लिया है, और क्या अब सवाल ये है कि क्या ये सरकार की निगाह में नहीं था? ये जो एजेंट बनते हैं या कबूतरबाज हैं जो इधर से उधर भेजते हैं लोगों को, ये इनका काम क्या है? उनको किस तरह से एक नर्क में धकेल के आ गए वो लोग और पैसे जब्त करें? क्या होगा इनका भविष्य में, वो तो आगे आएगी बात, और उम्मीद करते हैं, हम तो यही उम्मीद करते हैं कि इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। कितना एक दुख होगा कि जमा पूंजी जिसकी 25-25, 30-30 लाख कर्ज लेकर, या जो कुछ अपना घर बार के जो अपने एसेट्स हैं उनको बेचकर वो जाते हैं, और किस उम्मीद पर गए और कैसे आना हुआ। तो ये एक ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम चर्चा करके इसको छोड़ दें, इसके ऊपर चिंतन होना चाहिए, ज़रूर होना चाहिए, और सरकार को भी सोचना चाहिए। मोदी जी ने तो वहाँ पे कह दिया था कि हम जो है इलीगल है उन्हें यहाँ भेजो, हम वापस ले लेंगे। ठीक है जी, अब वापस तो ले लोगे, बिल्कुल ठीक है। और गए क्यों थे, ये एक बहुत गंभीर सवाल है। गए इसलिए थे कि यहाँ पे रोज़गार की कमी है, गए इसलिए थे कि यहाँ पे जो पूरा पैसा मेहनत का मिलता नहीं, और यहाँ गए इसलिए थे कि यहाँ शोषण बहुत है, दोहन जिसको कहते हैं। तो ये वो बिंदु हैं जो सबने सोचने, हमने, आपने, सबने। ये 2024 में यूएस के इमिग्रेशन एंड कस्टम एनफोर्समेंट ECE ये महकमा है, ये डिपार्टमेंट है, 2,71,424 है जो नॉन सिटीजन है उनको रिमूव कर चुकी है। रिमूव को अब किस सेंस में लेते हैं, दूर कर चुकी है, हटा चुकी है, जो कुछ है ये आप देख लीजिए, वो रिमूव लिखा हुआ है। अक्टूबर 1, 2023 से लेकर और सितंबर 30, 2024 तक उन्होंने 2 लाख
71,424 ये आंकड़ा इस आर्टिकल में दिया हुआ है। डिपोर्टेशन चैलेंज फॉर यूएस, ये उनके लिए चैलेंज है, इस हेडिंग के नीचे वो दे रखा है। और एक बात और है कि जो है ट्रंप लाखों अनडॉक्यूमेंटेड जो माइग्रेंट्स हैं वहाँ पर उनको डिपोर्ट करने का वो मन बना। अब 2,750 लोगों को प्रतिदिन की औसत से उन्होंने भेजना है, लेकिन इतनी कैपेसिटी उनके पास, इतने हवाई जहाज जो भी साधन है या नहीं है, एक अलग पहलू है। ये सारी बातें हैं। चलो ये आंकड़ा ये सब कुछ हम देखते समझते रहेंगे जो कुछ है, लेकिन बड़ा जो सबसे बड़ा सवाल है वो यही है कि ऐसा क्यों हो रहा है और वहाँ इतने लोग जाते हैं यहाँ से और किस उम्मीद से। और वो भी गलत है जो इस तरह से जाते हैं, उन्हें भी नहीं जाना चाहिए। ठीक है जी, वो भी सोच समझ के जाएं। अगर पैसा खर्च ही रहे हो, लाखों रुपया खर्च रहे हो, तो फिर आप थोड़ी ऐसी मेहनत करो कि आप बिल्कुल सही तरीके से जाओ। हम उन लोगों को भी ये कहेंगे, क्योंकि वो भी बिल्कुल इस तरह से साफ बरी नहीं हो जाते कि भाई ठीक है उन्हीं सारी सरकार की गलती या किसी की गलती नहीं है। कोई भी अपने देश में इस तरह से कोई अलाउ तो करता नहीं। ठीक है जी, तो ये सब सोचने वाली बात है, ये कलेक्टिव उसमें है ये सारी बातें। अब इन पर चर्चा कम होती है। ठीक है जी, देखिए इस लेख में इस बात का उल्लेख मिलता है कि 20,000 जो है लगभग वो वापस आने हैं। 1900 एक आध दिन में भी आ रहे हैं। 15 तारीख है या क्या है, अब देख ली इसमें। अब सवाल ये है कि 20,000 लोग आने हैं ऑन एन एवरेज। उन्होंने कहा है कि ये तकरीबन 2,000 के करीब आएंगे, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि वहाँ पे तो डिटेन करने की भी कैपेसिटी नहीं है, कैसे 900 है या कितने भी भेजेंगे वो। अब यहाँ पर इनको चिंता ये थी कि कहीं ट्रंप प्रशासन या जो भी है इस तरह से ना हो जाए कि यहाँ पर तमाशा बन जाए किसी तरह का, और जो है पब्लिक रिलेशन में उसके, आप तो याद होगा कि जो अमृतसर एयरपोर्ट है वहाँ पे जाने नहीं दिया गया था मीडिया को। जो मज़े की बात बताऊँ कि छुपा कुछ भी नहीं। Another US military plane carrying 112 Indians landed at India's Amritsar. The journey of the deportees who came back to India, however, was an ordeal. Some of them are now too afraid to speak about. This is the third such arrival in the last 10 days as part of the US President Donald Trump-led administration's crackdown on illegal immigrants. Previously, 2 batches of 104 and 116 Indians are also sent back from the US. छुपाने की लाख कोशिश की गई कि भाई ठीक है कहीं पे पब्लिक रिलेशन में या इस तरह से सामने ना आए बात, लेकिन सब कुछ आ गया क्योंकि ये सारा एक वर्ल्ड वाइड एक खबर थी। अब मतलब ये कोशिश है कि दिल्ली को शर्मिंदा ना होना पड़े। कैसे ना होगी? जो मेन बिंदु हैं वो यही है कि यहाँ पर रोज़गार की कमी है, यहाँ पर दोहन है, और इस करके वो जाते हैं लोग अपना सब कुछ दाव पर लगाते हैं। सवाल वो है कि वो जो एजेंट जो बीच में इस तरह से काम करते हैं, घिनौना काम करते हैं, उन पर सरकार कैसे शिकंजा कसेगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं कि 104 प्रवासी पहले आए हैं और 119 अब आ रहे हैं, और दूसरा उनका जो आगे का जो टारगेट है वो आपको बात बताते हैं कि 20,000 का है। और साथ में इस लेख में एक बात और जो लिखी है उसको भी आप समझ लें कि वो 2024 में भी वापस आ चुके थे। और खैर अब देखेंगे जो कुछ भी होगा, इसका जो बाकी जो चीज़ें सामने आ चुकी हैं वो हमारे सामने है ही हैं। अब बात करेंगे पंडित नेहरू जी पर। तो दरअसल क्या है कि अगर हम नेहरू जी को समझना चाहते हैं तो हमें थोड़ा सा पीछे चलना पड़ेगा। 1889 में उनका बर्थ होता है, जन्म होता है। फिर वो 1901 के 12-13 साल के थे कि इनके पिताजी ने यानी मोतीलाल जी ने इनको बाहर भेज दिया था पढ़ने के लिए, और हो सकता है वो 1901 हो या 2 हो, तो पानी के जहाज से ये बाहर चले गए थे। चलो वो अलग बात है। फिर 1912 में वापस आते हैं, तो थोड़ी रुचि इनको देखते हैं, भारत को समझना चाहते हैं। फिर उसके बाद जो है 1916 में इनकी पहली मुलाकात होती है गांधी जी से, उनसे बड़े प्रभावित होते हैं। और फिर 1926 में फिर यूरोप जाते हैं, तो वहाँ ये साम्यवाद और समाजवाद से प्रभावित होते हैं। अगर इनकी राजनीतिक सोच को हम समझना चाहते हैं नेहरू जी की, तो भारत को लेकर, तो वो ये थी कि डेस्पेरिटी से हमारा देश जो है वो भरा पड़ा है, इसमें विभिन्नताएं बहुत हैं। उसको समझते हुए इन्होंने एक जो है इनके जहन में लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता, क्योंकि बहुधर्मी देश है ये हमारा, तो वो धर्मनिरपेक्षता के पक्षधर थे, लोकतंत्र के पक्षधर थे, और ये भी चाहते थे कि जो सब है अगर अपने विरोधी हैं उनको भी साथ लेकर वो चलना चाहते थे, और समाज और राष्ट्र की उन्नति में उनकी जो योजनाबद्ध तरीके से, इसीलिए उन्होंने योजना आयोग भी बनाया था। अब आजकल क्या चल रहा है वो आप सब समझते हैं। तो कहना ये कि भाई कोई इनकी तुलना कर लेगा कितनी बार प्रधानमंत्री बन के और नेहरू जी की तरह उनको कम्पीट कर लेंगे, सवाल ही नहीं पैदा होता। एक नहीं 15 बार कोई प्रधानमंत्री बन जाए, लेकिन नेहरू जी से तुलना करना या नेहरू जी बन जाना, ये एक बड़ी एक सोच की अपनी सोच है, जो जैसे मर्जी सोचे। हमारे नज़दीक वो एक जो है एक
प्रतिभा, एक विभूति जो थी वो कुदरत की एक देन, हर एक को होती है, जो कोई भी है वो अपने आप में एक है। ठीक है जी। तो इसी तरह नेहरू जी भी अपने आप में एक थे और रहेंगे, और इस करके वो उनका असंदर्भित होना भारत में, ये कहना जो है वो अपनी अपनी सोच पर निर्भर करता है। और अगर अगर हमारी कोई हम अपना पक्ष रखें तो वो असंदर्भित नहीं हो सकते, वो संदर्भित रहेंगे। ठीक है जी। तो एक दौर उनका जो 52 का, और देखिए 3 इलेक्शन हुए थे, 52, 57 और 62 के, और उनमें आप देखेंगे कि वो नेशनल कंसेंसस से उन्होंने सारे के सारे जीते, एक राष्ट्रीय सहमति थी। लेकिन हम थोड़ा सा पीछे आ जाते हैं। 1929 में लाहौर में अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, और 31 दिसंबर 1929 में उन्होंने रावी के तट पर तिरंगा लहराया, और उन्होंने स्पष्ट कर दिया ब्रिटिश हुकूमत को, जो तत्कालीन ब्रिटिश हुकूमत हम पे उपनिवेशवाद के जो जैसे हम घिरे हुए थे उसमें, तो ब्रिटिश हुकूमत को उनको आगाह कर दिया कि भारत का बल्कि नहीं, इसका यानी कांग्रेस का, उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया ब्रिटिश हुकूमत को कि कांग्रेस का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि भारत को पूर्ण स्वतंत्रता दिलाना। ठीक है जी। उन्होंने वहाँ पे ये स्पष्ट कर दिया था। फिर उन्होंने एक और बात कही 1934 में ब्रिटिश सरकार से मांग की कि वो जो एडल्ट फ्रेंचाइज है, यानी एक जो वयस्क का मताधिकार है, उसको लेकिन ब्रिटिश सरकार ने अस्वीकार कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। लेकिन उनका ये संघर्ष ये जारी रहा, और जिसे फिर 1935 में भारत सरकार के अधिनियम को लागू कर दिया गोरों ने, और जिसे कांग्रेस ने ठुकरा दिया था। ठीक है जी। नेहरू जी के समय भारत में निर्वाचन आयोग द्वारा 1952-57 में, जैसे मैंने कहा कि 62 में 3 चुनाव हुए, वो सारे के सारे नेशनल कंसेंसस यानी राष्ट्रीय सहमति के कह सकते हैं आप। तो ये उनका एक छोटा सा, और फिर आगे जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया में अगर मैं बात करता हूँ तो उन्होंने वार फॉर डेमोक्रेसी चैप्टर लिखा है। ठीक है जी। तो वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण है, उस पर भी चर्चा करते हैं। और अपने विरोधियों को, जैसे मैंने कहा कि वो साथ लेके चलना चाहते थे, उन्होंने यही बात थी कि जब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की बात करी तो पूरे भारत से उन्होंने लगभग 300, चाहे वो स्त्री पुरुष जो भी थे, विद्वान जो लोग थे, क्रीम थी उस वक्त की, उनको साथ लिया, उनको मौका दिया सबके, भी आप चिंतन करो कि क्या क्या ये सब, ये उसी वक्त क्या ये सारे, तो ये नेहरू जी के समय की ही बात थी। समझिए आज जो कुछ हो रहा है, ये उन्होंने कोशिश की थी कि जो शक्तियां हैं जो उन्हें डिसेंट्रलाइज रखा जाए, और आज जो चल रहा है वो सेंट्रलाइज करने की चल रही है। ठीक है जी। सोच एक है कि जो लोकतांत्रिक सोच है उसमें जो शक्तियों को डिसेंट्रलाइज किया जाता है, उसका विकेंद्रीकरण होता है, और जो इसके इतर सोच है वो कोशिश करते हैं कि इसको हम सेंट्रलाइज करें। आज देख रहे हो कि जो है ताकत, शक्ति जो है संवैधानिक ताकत, उसको सेंट्रलाइज करने की कोशिश की जा रही है। अब सवाल यहीं से पैदा होता है कि लोकतंत्र बचेगा, संविधान बचेगा या नहीं, ये सवाल है, और सबके लिए है। इस पर चिंतन मनन करना ही होगा, नहीं तो आप ये देखेंगे कि किस तरह से, जैसे मैंने एक वीडियो बनाया था कि इटली में क्या हुआ था। ठीक है जी। ऐसे बहुत सारी बातें हैं, तो ये पूरा एक उस पर हम चर्चा करेंगे। अब समझना है कि जवाहरलाल नेहरू जी एक जो महान उनका वो भी राष्ट्रवादी थे। मजे की बात बताता हूँ, एक तरफ उग्र राष्ट्रवाद है, एक तरफ उदार राष्ट्रवाद है, तो नेहरू जी भी राष्ट्रवादी थे। ठीक है जी। अब आज ये अलग बात है कि आज का जो राष्ट्रवाद है वो क्या चाहता है, किस तरह का है, ये सब समझ रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं। दोस्तों, अगर नेहरू जी की उपलब्धियों और उनकी राजनीति की सोच के हम वीडियो बनाते हैं तो अकेले उस पर वीडियो बनाना बहुत लंबा हो जाता है, और एक नहीं, पता नहीं 3-4 घंटे लग सकते हैं, और उससे भी पूरा होगा या नहीं होगा कहना मुश्किल है। अब इससे आगे थोड़ा सा हम और बढ़ते हैं कि समझते हैं कि उन्होंने जो द डिस्कवरी ऑफ इंडिया में एक शीर्षक उन्होंने, जैसे मैंने आपको बताया, इस ग्रंथ में उन्होंने द वार फॉर डेमोक्रेसी जो लिखा है उसको देखें तो उसमें वो लिखते हैं कि उन्होंने जिक्र किया है कि एशिया, यूरोप, अफ्रीका और जो पैसिफिक और अटलांटिक का विस्तृत क्षेत्र है, इसका पूरे का पूरा, यहाँ ये सारे का सारा जो भी था, इसको इंडियन ओशन तक जो है युद्ध जो चल रहा था उस वक्त, उसके जो बुरी तरह से ये प्रभावित था ये क्षेत्र, यूँ समझ लिए मुक्तसरन। लगभग 7 वर्ष तक जो चीन जो है वो लोकतंत्र को, आप ये कहिए कि बचाने की कोशिश की, साथ बचा या नहीं बचा एक अलग पहलू है, वो कम्युनिस्ट कंट्री बना या जैसे भी, वो एक अलग पहलू, और आज वर्तमान स्थिति थोड़ा और भिन्न है, ये अलग है, लेकिन संघर्ष वहाँ पे रहा।
4.5 वर्ष तक जो है, इससे भी अधिक जो है समय, वो यूरोप में, अफ्रीका में लगभग 2.5 साल के 2 साल 4 महीने का है। विश्व युद्ध के ये विश्व युद्ध के 4 उसमें 2 वर्ष 4 महीने विश्व युद्ध के भी इसमें शामिल हैं, जो लोकतंत्र को बचाने के लिए कोशिश की गई। फांसीवाद और नाजीवाद के खिलाफ भी लड़ाई लड़ी लोकतंत्र ने। नेहरू जी के यहाँ जो डेमोक्रेसी के लिए कुछ भी जो है, अगर हम जो डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो पूरे विश्व में जो कुछ भी हुआ, ये सारा उन्होंने स्पष्ट किया कि डेमोक्रेसी को बचाने के लिए किस तरह से संघर्ष रहा। और अब अगर हम वर्तमान परिस्थितियों में आ जाएं तो आज भी एक सवाल तो उठा ही हुआ है कि लोकतंत्र, डेमोक्रेसी का मतलब लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र को बचाने की कोशिशें तो आज भी जारी हैं। ठीक है जी। और इसमें सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या लोकतंत्र बचेगा, क्योंकि अगर मैंने आपको कहा कि पहला सूत्र ये है कि आप डिसेंट्रलाइज करना पड़ता है। इसमें आर्थिक नीतियों को लेकर जैसे हमारे आर्थिक सलाहकार ने एक सलाह दी कि आप डीरेगुलाइज करो, नियंत्रण अपना समाप्त करो, नहीं तो अर्थव्यवस्था का भट्ठा बैठा हुआ है, जब बैठ जाएगा, आप समझिए। तो ये उन्होंने भी मतलब कि डीरेगुलराइज और यहाँ पर डिसेंट्रलाइज शक्तियों का, ये अनिवार्य होगा अगर लोकतंत्र बचाना है। तो इस बात को समझ लीजिए। तो ये कहने का, इसलिए अगर हम नेहरू जी को आज कह देते हैं कि वो असंदर्भित हो जाएंगे, तो इतना आसान नहीं है। अगर इस देश में लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता जिंदा रहती है या रखने की कोशिश की गई तो क्या होगा भविष्य में कोई नहीं जानता। अगर सिर्फ इसको किसी तरह से नस्लवाद या माइनॉरिटी और मेजॉरिटी के खेल में फंसा दिया गया, या जो कुछ भी हुआ सामने नतीजे आए, तो वो किस तरह से लोकतंत्र बच पाएगा, ये एक चिंतन का एक विषय है। मैं आपको फिर कह दूं, और इसी को ही हमें समझना है। लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए प्रयास करने होंगे, और इस पे सिर्फ खाली पीली बातें या करना नहीं, इसका आत्मसात करना होगा कि हमारे अतीत में क्या हुआ। कोई भी किसी भी राष्ट्रीय स्तर के नेता का कद छोटा नहीं था, चाहे वो सुभाष चंद्र बोस रहे हों या सरदार पटेल रहे हों, या मतलब थोड़ी इनकी विचारधारा जो अलग है वो हो सकती है, लेकिन जितने भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे हों, तो एक बहुत लंबी फहरिस्त है, कहाँ तक कोई नाम याद रखेगा। तो ये जितने भी हमारे अतीत के जो भी नेता थे, सब के सब इनका एक विचार थोड़े बहुत भिन्न होते हैं, द्वंद्व रहता है, एक वैचारिक द्वंद्व रहता है, वो अलग पहलू है। लेकिन जितने भी नेता थे, सबका सब एक ये था कि किसी तरह से जो भी अगर देश चले, देश की राजनीति चले, वो कंसेंसस, राष्ट्रीय कंसेंसस पे, नेशनल कंसेंसस पे, यानी राष्ट्रीय सहमति पर चले, ऐसी सोच थी। आज जो है वो स्थितियाँ जो है, राजनीतिक स्थितियाँ बहुत भिन्न हैं। तो आज के परिप्रेक्ष्य में जो सवाल उठता है वो यही है कि ले देकर हम किस तरह से कुल मिलाकर, जिसे कहें ले देकर तो नहीं, लेकिन कुल मिलाकर हमें देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाना है। इस पर हम चर्चा हमारी आगे भी जारी रहेगी, और जो परिस्थितियां, वर्तमान परिस्थितियां, इस पर हम तो ये कहेंगे हर चिंतक को, हर सजग नागरिक को थोड़ा सा अपनी पैनी निगाह रखनी चाहिए। तो आज देश की वर्तमान जो हमारी जो पॉलिटी है, जिसे हम कहते हैं कि शासन प्रणाली है, उसे हमें समझना होगा कि हमें किस तरह से हम भ्रमित हो रहे हैं या किया जा रहा है, ये सोचने वाली बात है। मैंने कुंभ पर बनाई थी, 2 वीडियो बनाई थी, और कुंभ के मायने भी आपको मतलब कोशिश की थी। एक कुंभ किताब है मेरे पास, तो उसके रेफरेंस से मैंने समझाया था कि कुंभ का महत्व क्या है, किस तरह से जो हिंदू जो ज़्यादातर लोग हैं वो घरों में कोई भी धार्मिक अनुष्ठान होता है तो कुंभ की वो पूजा करते ही करते हैं। जो काम करने वाले हैं, जो अपना वो काम करते रहेंगे। तो यहाँ मैं कोट करना चाहता हूँ एक बार सुरेंद्र शर्मा जी को, मशहूर कवि हैं, देश के सभी जानते हैं उनको। और उन्होंने उनका एक इंटरव्यू देख रहा था, बहुत महत्वपूर्ण बात कही है उन्होंने। वो कह रहे हैं कि राम मंदिर का निर्माण करने का खूब शोर मच रहा है देश में, मतलब देश में राम मंदिर का निर्माण करने का शोर मच रहा है, तो देश को मंदिर क्यों नहीं बनाया जा रहा, ये उनका सवाल था। तो उनके इस कथन पे मुझे एक, बचपन में हम गीत सुनते थे, तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान, तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान, तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। किसने जानी तेरी माया, किसने भेद तुम्हारा पाया, किसने जानी तेरी माया, किसने भेद तुम्हारा पाया,
हारे ऋषि मुनि कर ध्यान, बना मन मंदिर आलीशान। कि तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर। जब मन मंदिर बनना होगा तो फिर शायद हमें जो बड़े भव्य मंदिर बन रहे हैं इसकी ज़रूरत ना पड़े। क्योंकि अगर एक और गीत था, कहते हैं ना, बच्चे में है भगवान, है। तो अगर बच्चे में भगवान है तो क्यों कहा गया बच्चा? क्योंकि इस करके भगवान कहा गया बच्चे में, क्योंकि वो बिल्कुल पाक साफ, उसका अंतःकरण में किसी तरह का कोई द्वेष नहीं होता, किसी तरह के कोई रोष नहीं, गुस्सा जो 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 जिसे कहते हैं कि मानवीय वृत्तियां हैं, वो अलग बात है। लेकिन उसमें जो माफ़ करने की या भूलने की, तो कुछ कहा हंस दिया, थोड़ी देर डांट खाई हंस दिए, तो इस तरह से बच्चे में है भगवान कहा जाता है। हमारी, अगर इसलिए कहा गया है कि जो अंतःकरण था वो साफ था, और है तो इंसान का ही बच्चा, उसी को ही तो बच्चे का भगवान, बच्चे में है भगवान कहा गया है। किसी अन्य जीव के या अन्य प्राणी के तो बच्चे को नहीं कहा गया इस तरह से। अब सवाल ये है कि मेरे पास एक किताब है, भारतीय इतिहास की भयंकर भूलें। ये पुरुषोत्तम नागेश साहब द्वारा लिखी गई। उन्होंने अन्य किताबें भी लिखी हैं, हो सकता है 10-12 किताबें उन्होंने लिखी हों। उसके नाम हम आपको बता देंगे कि वैदिक राष्ट्रीय इतिहास और भारत का द्वितीय स्वातंत्र्य समर, कुछ इस तरह के, ताजमहल मंदिर भवन वगैरह, इस तरह से कुछ उन्होंने किताबें लिखी हैं। वो कहने को तो उन्हें इतिहास का संशोधक माना गया है, ठीक है, जिस तरह से भी माना गया, जो मान रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है। आज वो दुनिया में नहीं है, क्योंकि उनका जन्म हुआ था 2 मार्च 1917 में और मृत्यु हो गई थी उनकी 2007 में। खैर, जो दुनिया से चले गए, लेकिन जो काम कर गए हम उनके आधार पर बात करने चाहते हैं। एक इसी किताब से, भारतीय इतिहास की भयंकर भूलें। इतिहास में जो आज हम देख रहे हैं कि जहाँ चाहे ये खोदो, यहाँ मंदिर है, यहाँ शिवालय है, ये सब हमें नहीं समझ आ रही अभी तक कि भाई देश को किस दिशा में लेकर जाया जा रहा है। धर्म बिल्कुल बहुत व्यक्तिगत मामला है, आस्था व्यक्तिगत मामला है, ईश्वर को मानना बहुत व्यक्तिगत मामला है। कौन किस तरह से कैसे मानता है। वैदिक काल से पूर्व भी लोग ईश्वर को मानते थे, लेकिन जब विधियां शुरू हुई वैदिक काल में, ऐसे नहीं ऐसे मानो, ये नहीं ये करो, तब जाके ये एक आगे धीरे धीरे आज भयंकर बाजारवाद जो है, जो गॉड्स मार्केट है, वो आज क्रिएट हो चुकी है। हम आते हैं इतिहास के इस भयंकर भूलों पर। जो पीएन ओक साहब हैं, उनकी जो उन्होंने किताब लिखी, यहाँ से एक रेफरेंस ले रहे हैं। अब आप झूठ या सच को आप खुद बयान करना। जिन्होंने इतिहास पढ़ा है, 1000 साल के आसपास हमारा देश गुलाम रहा है लगभग, और 100 साल में 4 पीढ़ियाँ 5 पीढ़ियाँ लगभग बदल जाती हैं। 42-45 पीढ़ियाँ बदल गई। उन्होंने जो पढ़ा है वो उसको हम ठुकरा दें, उस वक्त जो लिखा गया उसको सबको ठुकरा दें। लेकिन अब जो 2025 के बीच में जो भी गुजरे 10-11 साल की में जो नई जो शोध आ रही है, जो नए इतिहासकार आ रहे हैं, जो नई बातें आ रही है, उसको माने। ये एक अजीब सी बात आ गई है। तो यहाँ मैं एक जगह मैं पढ़ रहा था, एक उन्होंने हवाला दिया है कि भारतीय स्मारकों का निर्माण श्रेय विदेशी मुस्लिम को दिया गया। अब जो यहाँ पे निर्माण हुआ है वो सारे के सारे जी, वो इनका यहाँ कुल मिला के ये कहना चाहते हैं कि वो मुस्लिम ने नहीं, हिंदू कारीगरों ने निर्माण किया था वगैरह। अलग से बात करेंगे। जो मूल बात है हम उस पर आ जाते हैं, जो मुझे अपील की और जो मैं समझना चाहता हूँ कि तैमूर लंग यहाँ जिसने हमला किया था यहाँ, वो 1398 में किया था। बहुत उसको कोसा जाता है, ठीक है जी, ठीक सही बात है। जो जुल्म करेगा, अत्याचार करेगा, वो उसको कोसा ही जाएगा। 1398 में दिल्ली पर आक्रमण होता है और वो अपने एक कहीं उल्लेख करता है कि उसके विरुद्ध लड़ने वाले जो लोग थे, काफिर यानी कि उग्र हिंदू कह लो, यहाँ पर उग्र ही शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया, मैं भी कर रहा हूँ, किताब में उग्र ही कहा गया। अर्थात उग्र हिंदू लोग, उनकी जो सैनिक टुकड़ियाँ थी, वो प्रत्याक्रमण करने के लिए, उन पर हमला करने के लिए, मतलब जवाब देने के लिए जामा मस्जिद में एकत्र हुए थे। अब बात समझने वाली है यहाँ पर, जिसके लिए मैंने ये रेफरेंस दिया है कि 1398 में तैमूर लंग ने हमला किया और तैमूर लंग ही उल्लेख कर रहा है। अब ये अगर हम ये दुनिया भर की बातें होती हैं कि कौन सामने था, कब का सामने था, अब तैमूर लंग के सामने ये थे जब ये लिखा गया है। जब वो तैमूर लंग ने किसके सामने कहा, कहाँ से इन्होंने रेफरेंस लिया, ये मैं सवाल आपसे कर रहा हूँ और किताब से भी होना चाहिए मेरा। और ये कह रहे हैं कि तैमूर लंग का उल्लेख मिलता है इनको कहीं, कि वो कहते हैं कि उन पर जिन्होंने आक्रमण करना था, उग्र हिंदुओं ने, वो जामा मस्जिद में एकत्र हुए थे। कब? 1398 में। तो अब जामा मस्जिद की जब हम बात करते हैं, जब जामा मस्जिद का इतिहास खंगालने की कोशिश करते हैं, तो हमें मालूम ये होता है कि वो शाहजहां द्वारा बनाई गई थी।
लगभग 5,000 जो कारीगर थे उन्होंने काम किया था। लाल पत्थर और जिसे कहते हैं और मार्बल, इन दोनों पत्थरों का प्रयोग हुआ और ये 1650 से 1656 के बीच में बनी है। अब 1398 और 1650 को मान के अगर जो कालांतर को हम समझते हैं तो 252 साल बनते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि लगभग 1000 साल जो गुलाम रहा जो देश, हम उसकी बात कर रहे हैं। उसमें यह कहा गया है कि तैमूर लंग कहा गया कि जामा मस्जिद तो पहले से थी, या वो एक जो विशाल भवन था, या जो भी इन्होंने आगे जिक्र किया है। तो ये बात, यहां तक कि पुराना किला भी पांडव काल का माना जा रहा है और हकीकत यह है कि हुमायूं के आसपास का काल उसका है, ऐतिहासिक जो मिलते हैं तथ्य। सबसे बड़ी बात है, मैंने एक और बात थोड़े खंगालनी चाहिए, आप भी देख लेना विकिपीडिया पर जैसे भी है। आप किसी भी इमारत की, किसी बिल्डिंग की जो मैक्सिमम एज है, उम्र है, आप उसको जरा ढूंढिए कितनी है। जो जब तक अगर वो मेंटेन नहीं की थी, उनका अगर हम नियमित तौर पर उनका रख रखाव नहीं करते, मेंटेन नहीं करते, तो ज़्यादा से ज़्यादा 60-70 साल 50 साल ऐसे चलती हैं। यहाँ समझने वाली बात है कि हमें जो नियमित हमारी जो उसके रख रखाव की प्रक्रिया है, अगर ये जारी रहती है, इसको हम निरंतर करते रहते हैं, तो आप समझ लीजिए कि ये इसकी उम्र धीरे धीरे बढ़ती रहती है। अपने जैसे शरीर की तरह, शरीर का जितना रख रखाव करोगे तो संभवतः उम्र लंबी होती है, नहीं तो औसत जितना भी है 50, 60, 60, 70 साल जो भी आप मान लो भारत का, वो उतना ही होता है। और जो रख रखाव करते हैं, जिनको खान पान अच्छा है, ईश्वर ने उनको सहूलतें दे रखी हैं, खान पान अच्छा दे रखा है, माहौल दे रखा है, और मेहनत और रेस्ट और उनका खुराक है, वो सब संतुलित हो जाती हैं, तो उनकी उम्र स्वभावतः वो लंबी हो जाती है। ये एक अलग से मैटर है। एक बड़ी एक विचित्र सी बात है, तो ये इतिहास को समझना, यानी इनसे पहले जो किताबें लिखी गई हैं, इनका यहाँ तो ये सिद्ध होता है कि वो तो गलत लिखी गई हैं, वो भयंकर भूलों के तहत ही लिखी गई हैं, वो इतिहास की भयंकर भूलें, और भयंकर भूलों का सुधार पी.एन. ओक साहब ने किया। 1398 और 1650 के बीच में 252 साल का अंतर है, उसको कोई गिनने की जरूरत नहीं, लेकिन ये मान लो या ऐसे माना जाए कि ये जो जामा मस्जिद है वो 1398 में थी। ये एक अलग सी एक कहानी है। यानी अगर हम धर्म को समझें या अपनी जाति आस्था को समझें, हमारे संविधान की प्रस्तावना में क्या है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, अपने धर्म को अपने तरीके से मानने की स्वतंत्रता है, ठीक है जी। लेकिन अब आप ये कहो कि हमारा ही धर्म, हमारा ही ये, तो ये थोड़ा सा एक बहुत तकलीफदेह बात हो जाती है। समाज जो है, जो अब मैं सुरेंद्र शर्मा जी को फिर कोट करना चाहूँगा, समाज जो, या राष्ट्र जो है, समाज जो, देश जो, मंदिर तब बनता है जब हमारी जो अंतःकरण साफ होगा, हम किसी औरों के प्रति भी, यानी अन्य के प्रति भी अपना सम्मान रखते हैं, उसकी इज्जत करते हैं। और सम्मान इज्जत सिर्फ नमस्ते करने से ये नहीं होता, वो है कि दूसरे की जो उनकी आस्था है या उनकी सोच है या उनके आराध्य है, या जो जिसको वो मानते हैं, जिस शैली से जीवन, उनकी भाषा है, उनका खान पान है, तो हमें उनमें दखल देने की क्या ज़रूरत है। आप जिससे रखना चाहते हो अपना बर्ताव रखो, जिससे नहीं रखना चाहते उससे दूरी बना लो। लेकिन एक बाध्य करना दूसरे को कि भाई नहीं, जो हम कह रहे हैं उसी को मानो आप, तो ये एक पीड़ाजनक स्थिति है। और देखिए, ये सब बातें आप तब समझोगे कि जब आप अध्ययनशील, हम और आप सभी अध्ययनशील बनेंगे। एक किताब और है जिसके ऊपर मैंने अभी चर्चा करनी है, वो है द RSS रोड मैप ऑफ 21st सेंचुरी। और यहाँ पर भी स्पष्ट, ये मैंने एक बार थोड़ा जिक्र किया था, फिर मैं बता दूं कि 2047 तक ये विश्व गुरु को या RSS को संदर्भित रखते हुए अग्रसर करना चाहते हैं देश को विश्व गुरु की ओर। अब जो हालात चल रहे हैं फिलहाल, झूठ पे झूठ बोला जा रहा है, अगर ये हालात चल रहे तो विश्व गुरु कैसे बनेगा। और विश्व गुरु की पहली शर्त है कि अध्यात्म के आधार पर, क्योंकि हमारे देश का जो दर्शन है वो अध्यात्मवाद, और ये आप डॉक्टर राधाकृष्णन की भारतीय संस्कृति, इसके अलग अलग वॉल्यूम है, आप इनमें पढ़ोगे तो पता चलेगा आपको कि हमारा जो दर्शन है देश का, वो अध्यात्मवादी है। ये बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है जी। लेकिन आज अध्यात्मवाद की पहली शर्त है कि मानवता होनी चाहिए। कितनी मानवता समाज में है आज की डेट के अंदर। मॉब लिंचिंग हमने अभी गुजरे 8-10 साल में ही ये सुना है कि मॉब लिंचिंग, इससे पहले हमने नहीं सुना था। लड़ाइयाँ होती थी, दंगे होते, सब कुछ होता था, लेकिन मॉब लिंचिंग घेर के अपने एक खास ऑब्जेक्ट के लिए भीड़ इकट्ठी होती है और एक खास एक उद्देश्य को लेकर
आदमी का कत्ल कर दिया जाता है, मार दिया जाता है। तो ये कब सुना था किसी ने? ये इसे गुजरे 8-10 साल में। और ये सभी बातें मैं फिर बार बार कहूँ कि मंदिर जरूर बनाओ भाई, मंदिर करो, लेकिन मंदिर अगर नहीं है या राष्ट्र एक मंदिर नहीं है, जैसे सुरेंद्र शर्मा जी ने कहा, देश अगर मंदिर नहीं बनता तो फिर आप समझ लेना कि कोई फ़ायदा नहीं है किसी तरह के जो मंदिर बनाओ। ये तो फिर वही है, पत्थर पूजे, अगर वो तुम्हारी अपने विश्वास की बात है कि पत्थर को पूजने पे भी आप भगवान को प्रकट कर लेते हो या भगवान को मान लेते हो, ये एक अलग किस्सा है, कहानी है, जो भी है, जैसा भी है। तो कहने का मतलब ये है कि अब अगर हम देखें अवतार, हम हमारे एपिक काल का एक वो है, और सूर्यवंशी और चंद्रवंशी इन ये डिनास्टी भी हुई हैं। सूर्यवंशी के समय राम हुए तो राम भी आप देखो कि जो रामायण के सारा हम जो पढ़ते हैं तो उसमें भी क्या युद्ध ही है, लड़ाइयाँ ही हैं, सामाजिक व्यवस्था का वहाँ पे चित्रण किया गया है। उसके बाद महाभारत आ जाती है। देखिए, मर्यादा को भगवान कृष्ण ने नहीं माना ज़्यादा, वो अपने हिसाब से चले। मर्यादा का जिक्र हुआ है राम के दौर में। तो ये बहुत एक, देखिए, सब समझने की बातें हैं, अध्ययन की बातें हैं। किसी को कोसने से, किसी को बुरा भला करने से ज़्यादा अच्छा होगा कि हम एक सजग नागरिक के रूप में अध्ययन करें, चिंतन करें और ये समझें। किसी को गलत सही करने से कुछ नहीं होगा। ये अगर लोकतंत्र में हम सरकारें मतदान से चुनते हैं, ठीक है जी, यथा राजा तथा प्रजा। अब राजा प्रजा का यहाँ पे नहीं है, अब तो अपना यथा आप जो प्रतिनिधि चुनते हो वैसे ही वो आपकी सरकार होगी, यूँ समझिए। तो अब यही बहुत कुछ कहने सुनने को है, आपको हम बता दें, बहुत कुछ कहने सुनने को मन करता है, बहुत लंबा। एक हमारे लीडरशिप पर भी बात आती है। एक तरफ एक लीडरशिप है, एक तरफ मिस लीडरशिप है, यानी इसका विपरीत जो है लीडरशिप का, उसका है विपरीत। इस पर भी बात करूंगा। द पाथ टू लीडरशिप, मेरे पास ये किताब है। इस पर ये जो है फील्ड मार्शल मोंटेगोमरी, इन्होंने ये किताब लिखी है, द पाथ टू लीडरशिप। इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और जब हम बात करते हैं द आरएसएस रोड मैप ऑफ 21st सेंचुरी, तो वो ये कहते हैं कि आप जो है, हम जो 2047 तक एक तो पूर्ण विकसित भारत को ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, और उनका ये है कि विश्व गुरु की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। तो विश्व गुरु का जो आधार है वो अध्यात्म है। ये बात 1893 में जो हमारे विवेकानंद जी थे, इन्होंने शिकागो में कही थी हिंदू सभा के भाषण में, कि हम जो है वो हमारा जो दर्शन है वो अध्यात्म है, और अध्यात्म से पूर्व हमें मानवता अपनानी पड़ेगी। तो अगर हम आज देखें कि आरएसएस अगर ये कहती है कि हम विश्व गुरु की ओर आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि भाई कितनी मानवता हम देख रहे हैं? क्योंकि अगर मानवता है तो अध्यात्मवाद है, तो मानवता नहीं तो अध्यात्मवाद भी नहीं, और अध्यात्मवाद नहीं है तो आप किस तरह से विश्व गुरु बनोगे? वर्शिप और वारशिप दो चीज़ें हैं। वारशिप पे आप देख लो, आज बहुत बड़ा लेख है, इस पे मैं जल्दी ही एक वीडियो बनाऊंगा कि किस तरह से जो अभी भी डील कहते हैं जी हुई है अमेरिका से, जो फाइटर जेट है ये खरीदने की, और भारत में HAL का क्या हाल किया जा रहा है वो भी आप देख रहे हैं, हिंदुस्तान एरोमेटिक का। इसके ऊपर भी हम करेंगे बात कि देखिए, दिशा देनी है, और दशा हाल ठीक होगी तभी दिशा मिलेगी। देश की राजनीतिक दशा अवस्था, इसको पहचानो, समझो। झूठ सच के बीच में आज आमना सामना है, और किसको अब झूठ को क्या बोलते बोलते झूठ को ही सत्य करना है। तो देखिए, अब कुंभ में आज भी ऐसे लाशें मिल रही हैं कि जिनको कोई पहचानने वाला नहीं। अभी भी एक अखबार में आया होता है, एक महिला की लाश मिली है, बॉडी मिली है, उसके कोई नाम है ना, पता है ना, कुछ है कुछ। तो इस तरह से मुमकिन है एक सामने आ गया, ना जाने और कितने होंगे। एक हिम्मत ये चाहिए, जिस हमारे देश का जो स्लोगन है, नेशनल स्लोगन है, सत्यमेव जयते। ये मैं इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ। सत्यमेव जयते का जिसका स्लोगन हो, और वो सच बोलने में कतराएं, शर्माएं या हिचकिचाएं, तो ये थोड़ा सा एक समझ में नहीं आती बात। तो राजनीति में सब कुछ चलता है। मैं मानता हूँ कि जो राजनीति है वो डिप्लोमेटिक होनी चाहिए, होती भी है, और क्योंकि इसमें एक परिस्थितिक बात होती है और परिस्थितिकी संवाद होता है। झूठ सच इसमें वो अलग एक फैक्टर है, लेकिन तथ्य जरूर शामिल होते हैं इसमें। हमें तथ्य जरूर शामिल करने चाहिए, तथ्य आधारित जो बात है, और यही हाल पत्रकारिता का है। कोई नहीं
देखा सुनी कुछ नहीं, दबा के अपना जिसको जो सुनाई दिया तू दे कॉपी टू ऑल करी चल। और हर बात पे ब्रेकिंग न्यूज़, हर बात पे ब्रेकिंग न्यूज़। कमाल हो गया। ये देख के आप चौंक जाओगे, ये देख के आप वो हो जाओगे। अरे भाई क्या संदेश क्या देना चाहते हो, मैसेज क्या देना चाहते हो? आप वो बताओ ना, जानकारी क्या आप साझा करना चाहते हो? देख के आप सन्न पड़ जाएंगे, सुन्न पड़ जाएंगे। ये अरे किस तरह की जानकारी साझा करना चाहते हो भाई? जो बताना है तथ्य आधारित बताओ, आराम से बात करो, कोई भाग नहीं रहा। आपकी बात अगर करने तो शांति से बात समझाओ क्या है। फटाफट इतनी तेजी से बोलते हैं, पता नहीं समझाना क्या चाहते हैं। ये करेंगे क्योंकि पत्रकारिता के ऊपर एलिमेंट्स ऑफ जर्नलिज्म मेरे पास है, मैं इस पर भी बात करना चाहता हूँ क्योंकि समय हमें एक जिसे कहते हैं कि बहुत उसमें बांध देता है कि उसको हम ज़्यादा विस्तार में बात नहीं कर सकते। तो मोटा मोटी आपको मैंने बताया है कि आप और हम सब ने यही समझना है कि राजनीति को समझना ही पड़ेगा क्योंकि हमारे जो भी पुराण लगभग 200 से ज़्यादा हमारी जो धार्मिक पुस्तकें हैं, अगर हम सनातनी होने की बात करें तो ओवरऑल जो है हमारे उपनिषद हैं 200, जो चलन में हैं वो तकरीबन 108 है, 18 पुराण है और गीता महाभारत है ही है। तो इसके अलावा भी बहुत से 200 से ऑल द वे 200 से ऊपर ये सारा मामला बैठता है। ये इस चलन को छोड़ दें, मैंने आपको बताया ना कि 200 तो सिर्फ उपनिषद ही उपनिषद। तो कहने का मतलब ये है कि इस चीज़ को हमें समझना है कि हम तो कहने का अभिप्राय सिर्फ इतना ही है कि हमारी इतनी किताबें, धर्म ग्रंथ और इतने 4 वेद हैं, 200 उपनिषद हो गए कुल, उनमें 108 से ज़्यादा चलन में है, 18 पुराण हैं और 4 वेद हो गए, गीता महाभारत। इस अगर महाभारत का हिस्सा गीता मान लें फिर भी ये 2 अलग कर दो, और इस तरह से 200 से ऊपर जाके हमारे धर्म ग्रंथ बैठते हैं। नारा है हमारा सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते देश का नारा, झूठ का सहारा, और ये जिस तरह से चल रहा है ये एक बड़ी दुखद पहलू है। तो हमारे आज के वीडियो में आप एक संदेश है कि सबको हम कुल मिला के, हम किसी सरकार को, किसी नेताओं के ऊपर बात नहीं कर रहे, एक कुल समाज का जो, जैसे मैं फिर कोट करना चाहता हूँ सुरेंद्र शर्मा जी ने, देश को, राष्ट्र को अगर मंदिर बनाना है तो एक राष्ट्र चरित्र भी निर्माण करना होगा। वो एक व्यक्तिगत प्रयास से होगा ताकि सामूहिक तौर पर वो सामने आए। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। नमस्कार।